हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था, इन दैट लेक्चर वी स्टार्टेड द स्टेन गर्लक एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टेन गर्लक प्रयोग को। तो देखो, हमने जो स्टार्ट किया था और उसमें हमने स्टेन गर्लक एक्सपेरिमेंट के बारे में ये बोला था कि जब किसी एक एटम को, किसी परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र के बीच से निकालते हो तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जाता, वो या तो इधर चला जाता है या फिर इधर चला जाता है। मतलब उसकी दो जगह पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब दो ऊर्जा स्तर मिलते हैं। और ये जो दो ऊर्जा स्तर है, दो एनर्जी लेवल है, इनकी वजह से स्पेक्ट्रम में दो एक्स्ट्रा लाइन मिलती है। ये जो चीज़ें हैं ये होता है चक्रण क्वांटम संख्या की वजह से, स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब या तो चक्रण जो हो सकता है अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, इसकी वजह से ये होता है। और इस पूरे जो ये रायता फैलाया है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये स्टेन और गर्लक ने एक एक्सपेरिमेंट से दिया था। ठीक है, तो वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसका थ्योरी पढ़ रहे हैं। और उस थ्योरी में हमने बोला कि जब एक ऑर्बिट में एक एटम है, परमाणु है, परमाणु की जो कक्षा होती है ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो जब उसके रिवॉल्यूशन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, एक आवेशित कण है, तो आवेशित कण जब गति करता है और चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से करंट जनरेट होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा के साथ में चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट होता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, जितने एरिया से वो घूम रहा है वो। ये ईएमटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है, फर्स्ट ईयर में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जनरली, या जहाँ पे भी आता है, ये 11th-12th में भी आता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, उसका फॉर्मूला है ये आई इंटू ए। क्लियर? चलो, एरिया ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का क्षेत्रफल आ गया अपने पास में। चलो, ये बात समझ में आ गई कि कक्षा का क्षेत्रफल ये होता है। और कक्षा का क्षेत्रफल जो है आर त्रिज्या होती है, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है। आई करंट का वैल्यू ये है, तो देखो 4 का वैल्यू 5 में पुट कर रहा हूँ, तो 4 and 5 से बाई 4 and 5 m इज इक्वल टू, आई का वैल्यू है माइनस ई वी आर अपॉन 2 पाई, ये है ना, ई वी अपॉन 2 पाई आर, सॉरी, ई वी अपॉन 2 पाई आर। और एरिया जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये जो अपना वैल्यू है ये मिला m इज इक्वल टू माइनस ई वी, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आर एक ऊपर बच गया और ये 2 बचा, ये मिला। ये मैग्नेटिक मोमेंट का एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। एक फॉर्मूला वो मिल गया था अभी एरिया को हटा के, ये तो मेन फॉर्मूला होता है इसका, बट हम लोग ये कैलकुलेट कर ले, ये तो मेन जो फॉर्मूला होता है, आई का ए का वैल्यू पुट किया तो ये मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर समथिंग दैट इज 6 नंबर का, है ना, ये मिला अपने को। अब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट तो मिल गया अपने को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट मिला मुझे, मैं और कुछ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैं इस मैग्नेटिक मोमेंट को, ये चुंबकीय आघूर्ण मिल गया। अब एक और दूसरी चीज़ पे फोकस करना। एक होता है कोणीय संवेग, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं और अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो एल जो होता है, एल से या जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एम वी आर, ये होता है ना। अरे इसका फॉर्मूला यही तो होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे ये ऐसा होता है, आर क्रॉस पी होता है वैसे तो ये आर क्रॉस पी, वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो। फिर हम लोग अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी को एम इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं। संवेग होता है ना, संवेग मोमेंटम, तो उसको एम वी लिखते हैं। एम जो मास है ये तो ऐसे बाहर ले लिया, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम आर और वी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो आर इंटू वी साइन थीटा इंटू एन कैप, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और एक जब वृत्ताकार कक्षा में अगर पार्टिकल गति कर रहा है, तो उसका जो वेग होता है और जो त्रिज्या होती है, उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है।
जो वेग होता है, वेलोसिटी जैसे ऐसे चल रहा है वो इधर या किधर भी चल रहा है, ये आर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में, मतलब थीटा इज 90 डिग्री वृत्ताकार कक्षा के लिए फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट वृत्ताकार कक्षा के लिए, वृत्ताकार कक्षा के लिए, वृत्ताकार कक्षा के लिए ये होता है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एम आर वी, एम वी आर बोल देता हूँ एन केप, लेकिन हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो एम वी आर आ गया, ऐसे बात करते हैं हम लोग, यही होता है। चलो ठीक है, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर, ये अपने को पता चला। अगर मैं यहाँ से वी आर का वैल्यू जो है वो ऐसे लिखूँ एल बाई एम, और इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर 7, तो देखो ये वी आर क्यों कैलकुलेट किया, वी आर एल के टर्म में इसलिए कैलकुलेट किया कि वी आर की ज़रूरत मेरे को यहाँ पे पड़ने वाली है। तो अब इन दोनों को कनेक्ट करूँगा एम और एल को, तो वी आर का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ तो एल बाई एम आ जाएगा, तो बाई 6 and 7 बाई 6 and 7 एम जो आएगा वो आएगा माइनस ई, वी आर जो था एल बाई एम हो गया उसका वैल्यू तो, और नीचे था 2, ये आया। देखो ई वी आर था ना, ई बाई 2 तो मैंने ऐसे लिख दिया ई बाई 2, वी आर का वैल्यू एल बाई एम आ गया, ये आ गया। ये तो चलो मैग्नीट्यूड आ गया, अभी केवल परिमाण है। अगर डायरेक्शंस में बात करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, एम वेक्टर का भी वेक्टर लगा दिया यहाँ पर, ई बाई 2m जो है ये तो एक क्या स्केलर क्वांटिटी है, ई तो चार्ज है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास है उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, एट 2 तो ये नंबर है, तो एल वेक्टर है, ये कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एम वेक्टर और एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो एल वेक्टर और आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होने वाली है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है, कहाँ गया वो, कहाँ गया, ये रहा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये मान लो R है, ये V है, तो R इंटू वी, ये अंदर की तरफ कौन हो जाएगा, अंदर की तरफ कौन होगा, अंदर की तरफ हो गया कौन, L हो गया, L तो अंदर की तरफ हो गया, M ऊपर की बाहर की तरफ हो गया। एक तरीके से अगर बात करूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये है सर्कल, तो ऐसे भी बना सकते हैं, वाह, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मान लो आर जो है ये परपेंडिकुलर है, मैंने दिखाया ऐसा है, तो आर इंटू वी, ये तो एल तो नीचे की तरफ हो गया, और जो एम होगा इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एम हो गया। तो एल और एम जो है वो परस्पर क्या होते हैं, विपरीत दिशाओं में होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं एल एंड एम। क्लियर है, तो यहाँ से ये है नेगेटिव साइन, यही बताता है। हाँ, तो यहाँ पर लिख लो एक, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है। देखो एक चीज़, मेरी बात सुन लो, वैसे तो आपको एक बुक कंप्लीट होने वाला है तो इतना नॉलेज तो हो गया होगा कि जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको नोट्स कैसे लिखने हैं। बाकी आप इतने खुद समझदार हो कि कैसे एडजस्ट करना है, टाइमिंग के हिसाब से आप खुद एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जैसे वक्त मिले इसको पॉज करके छाप लिया करो। अगर मेरा बोलने का स्पीड भी तेज़ लगे तो पॉज करके आराम से लिख लिया करो। डिजिटल में, रिकॉर्डेड में यही बेनिफिट होता है कि मुझे स्पीड का ध्यान नहीं रखना पड़ता। मेरा किसी को स्लो लग रहा है, स्पीड ज़्यादा करके देख लो, किसी को अगर धीरे लग रहा है स्पीड ज़्यादा करके देख लो, और अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख लो। ये आप अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर लिया करो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको, आपकी आत्मीय सोच से जुड़ी हुई है, आपको खुद पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखना, क्या यहाँ पे लिखोगे, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है
यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कोणीय संवेग की दिशा के विपरीत होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कोणीय संवेग की दिशा के विपरीत होती है। Here negative sign shows that the direction of magnetic moment इसको कई बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट will be opposite to angular momentum। क्लियर? चमका? ठीक है। ये बात समझ आती है। आगे बात करते हैं हम लोग। एम वेक्टर हो गया, चलो। अब समझना, हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लो B है, तो B चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पर क्या स्थितिज ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, जब परमाणु को, यहाँ पर आप लिख लेना, इसको लिखो, जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है, जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है when atom is passed through the magnetic field, then due to magnetic moment magnetic potential energy will be generated। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी जनरेटेड। अब देखो, वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, किस तरीके से होगी, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। और मैग्नेटिक पोटेंशियल जो एनर्जी है वो इस तरीके से आएगी कुछ। उसका टर्म जो आता है U जो आता है -m वेक्टर डॉट B वेक्टर। देखो, जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हम विद्युत चुंबकीय की बचपन में, 12th में मान लो या फर्स्ट ईयर में, वहाँ पर चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, ये m वेक्टर और B वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आएगा। एक चीज़ तो इसको बाद में भी यूज में लेंगे हम लोग। इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ये दिस इज इक्वेशन नंबर दिस इज इक्वेशन नंबर A। ठीक है, ये मिला अपने को, क्लियर है? चलो इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, पहले कहाँ क्या चल रहा था, इक्वेशन नंबर 7 हो गया था ना, इसको मैं 8 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसी की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ऊपर या डाउन दो एनर्जी लेवल बन जाते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये मिल गया पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स। अब देखो, ये जो होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा है, किसी वस्तु पर लगा हुआ बाह्य बल उसके स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। ये भी फर्स्ट ईयर में आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ऐसा आता है। सिंस जो फोर्स होता है बाह्य बल वो होता है -del(u), इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। ये स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस बाह्य बल
स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। सिंस द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी represents external force on the body, या एटम। तो ऐसा है, क्या है कि जो फोर्स लग रहा है उस एटम को जब निकाल रहे हैं यहाँ से, एटम को जब गुजार रहे थे यहाँ से, एटम कहाँ गया वो, 1 सेकेंड। एटम जब इधर से जा रहा था तो इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा था, उसी की वजह से या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया, है ना। तो जो बल लग रहा है वो फोर्स होगा, दैट इज फोर्स इज दिस वन। वो इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। इसको बोल लो इक्वेशन नंबर 9। अब जो u है इसका वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, तो फ्रॉम 8 and 9 बाई 8 and 9 देखो क्या आएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर u जो है u का वैल्यू आएगा माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये नेगेटिव साइन तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो डेल वेक्टर है वो आएगा एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ये ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल बाई डेल जेड, ये होता है इसका मतलब ग्रेडियंट, मतलब प्रवणता, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है एक तरीके से बात करें तो। ये डेल का मतलब होता है, इसमें जो m है ना, m ये है, m जो ये है ये एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि देखो E/2m ये कांस्टेंट है, l वेक्टर है तो वो जो घूम रहा है तो वो जिस स्पीड से घूम रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारा जो टर्म है ये कांस्टेंट है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स वाई जेड चेंज हो रहा है तो l ये m चेंज नहीं होगा, तो m में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं m को ले लेता हूँ बाहर, तो ये आएगा डेल वेक्टर, या मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊँ मैं। डेल वेक्टर है ना, इसको लिखते हैं आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में ये आता है। ये यहाँ पे रखो, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेडियंट, प्रवणता भी बोलते हैं इसको हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ग्रेडियंट, हिंदी में भी ग्रेडियंट बोलते हैं, लेकिन इसका ग्रेडियंट को प्रवणता भी बोलते हैं, स्लोप। दिस इज ग्रेडियंट। एफ वेक्टर जो है, एफ वेक्टर क्या आ गया, यहाँ से मैं रखूँ तो आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ये क्या है, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा है। तो देखो इसको मैं ऐसा आगे लिखूँ, जैसे मौका मिले छाप लिया करो पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ये आयोटा तो बाहर ले लिया, डेल बाई डेल एक्स जो है वो आएगा एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस जे वेक्टर जे कैप डेल बाई डेल वाई जो है वो आएगा एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड जो है एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा आएगा, ठीक है। ये मिला अपने को। एफ वेक्टर जो है इसमें ऐसा है, इसमें एम तो क्योंकि एम तो एक्स पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, वाई पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, जेड पे भी, तो एम तो एक्स वाई जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब में एम का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, एम तो एक तरीके से कांस्टेंट है, तो एम को ले लिया मैंने बाहर। तो डेल बी वेक्टर बाई डेल एक्स प्लस ये हो गया जे
एम वेक्टर डेल बी वेक्टर बाई डेल वाई प्लस के कैप एम वेक्टर बाई डेल बी वेक्टर बाई डेल जेड, ये मिला। एफ जो है, मैं एफ को भी ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो एफ है, एफ वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसे आ जाएगा ना, एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैप, ऐसे तो आएगा। 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसको इस तरीके से कंपोनेंट की टर्म में घटकों के पदों में ऐसे लिख सकता हूँ, घटकों के रूप में ऐसे आया। अब देखो, मैं अगर तुलना कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, तो आई कैप वाला इस आई कैप वाले के बराबर होगा, जे कैप वाला जे कैप वाले के बराबर, के कैप वाला के कैप वाले के बराबर। तो कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट, कंपेयरिंग LHS टू RHS, टू RHS, इसको बोलेंगे क्या, LHS और RHS की तुलना करने पर, LHS और RHS की तुलना करने पर, LHS एवं RHS की तुलना करने पर, RHS की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो इसका कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करेंगे तो एफ एक्स आएगा आई कैप के साथ में, इसमें आ रहा है एम वेक्टर डेल बी वेक्टर अपॉन डेल एक्स, वहाँ से एफ वाई आया, एफ वाई ये आया जे कैप के साथ में, एम वेक्टर डेल बी वेक्टर अपॉन डेल वाई, एफ जेड एम वेक्टर डेल बी अपॉन डेल बी वेक्टर अपॉन डेल जेड। एक ये मिल गया अपने को कंपैरिजन से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया अपने पास, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि जो बी वेक्टर है केवल जेड डायरेक्शन में है, बी वेक्टर अगर जेड डायरेक्शन में है तो ये y वाला हट जाएगा और ये x वाला भी हट जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि x और y के साथ में तो चेंज हो ही नहीं रहा। b वेक्टर है केवल z डायरेक्शन में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो y और x पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र z दिशा में लगाया जाए तो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन जेड डायरेक्शन देन, तो क्या होगा, ये y वाला टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा और जो x वाला टर्म है ये भी जीरो हो गया क्योंकि x और y के साथ में चेंज नहीं हो रहा, ये है। तो एफ जेड जो बचा, एफ जेड जो बचा वो आया एम वेक्टर डेल बी वेक्टर अपॉन डेल जेड। ये अपने पास में एक एफ वेक्टर आ गया है ना। अब जो बी वेक्टर है जेड डायरेक्शन में, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, बी वेक्टर जो है जेड डायरेक्शन में वो ऐसा है बी जेड के कैप, ठीक है, ये ऐसा है, क्लियर है ना। और जो एम वेक्टर है, एम वेक्टर को ऐसे, एम वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर है, त्रिविमीय सदिश है, तो इसको भी ऐसे लिख देता हूँ एम एक्स आई के प्लस एम वाई जे के प्लस एम जेड के कैप। तो देखो एफ जेड जो है वो ऐसे है, एफ जेड इज इक्वल्स टू, इसको लिख दिया एम एक्स आई के प्लस एम वाई जे के प्लस एम जेड के कैप, ऐसा हो गया ये तो। और ये जो डेल बी वेक्टर है इसमें देखो ये आ जाएगा डेल बी जेड बाई डेल जेड इंटू के कैप, ठीक है। तो देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो के वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, बाकी के साथ 0 होगा। तो यह के वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, के कैप डॉट 1 हो गया, तो इसमें बचा एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड एफ जेड, ये मिल गया।
ये वो बल है जो लगता है किसके ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एटम जा रहा है ना उसके ऊपर बल लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के कारण वो अप एंड डाउन चेंज हो जाएगा, ऊपर या नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से मिलता है अपने को। क्लियर है? तो इसका जो सिद्धांत है, वो जो थ्योरी है कि जो ऊपर या नीचे कैसे जाता है, उसके पीछे कितना बल लगता है, कौन सा फोर्स काम करता है, वो ये इतना फोर्स काम करता है। तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, उसका जो कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लगाया है तो, अगर अलग अलग में होगा तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पे पहले हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला मिला था, ये जनरल फॉर्मूला था, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करके केवल जेड डायरेक्शन में कैलकुलेट किया और जेड डायरेक्शन में अपने को ये मिल गया। ठीक है, ये केवल जेड डायरेक्शन में था। चमका? चलो ठीक है, ये एफ जेड इजिक्वल्स टू एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड मिल गया अपने को। क्लियर है? चलो इसके बाद में हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, तो लिखो जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उस पर उपरोक्त बल कार्य करता है, तो उस पर उपरोक्त बल कार्य करता है। जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उस पर उपरोक्त बल कार्य करता है। when atom is passed through the magnetic field, when atom is passed through the magnetic field, then the above magnetic force is applied, then the above magnetic field is applied on the atom, चलो ये मेरे को मिल गया, ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया। ये अभी थ्योरी कंप्लीट हो गया इसका, किसका? स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट का थ्योरी जो सिद्धांत था वो कंप्लीट हो गया कि अच्छा इस पर कौन सा कितना फोर्स काम करता है, ये बात समझ आ गई। अब स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट है, उसकी एक्सपेरिमेंटल व्याख्या करूँगा, मतलब जो मैं पहले बता चुका ना आपको, ये कि ये एक पहले ये लगाओ, एक ये लगाओ, फिर इसकी वजह से ये दो पार्ट में चला जाएगा, एक स्पिन हाफ होगा, स्पिन डाउन होगा, और ये स्पिन हाफ अप डाउन जो होगा, ये तो ये इधर जा रहा था तो ये इधर चला गया, तो ये डेल्टा जेड ऊंचाई ऊपर चला गया, डेल्टा जेड नीचे आ गया। तो ये जो डेल्टा जेड है ये कितना है, मतलब लेंथ में कितना परिवर्तन हो गया, एक तो ये पता करेंगे, ये सारी चीज़ें पता करेंगे हम लोग कि हाँ कितना हो रहा है, ये इतना जा रहा है तो इधर कितना टाइम लग रहा है, इधर कितना टाइम लग रहा है, और उससे डेल्टा जेड हम लोग निकाल लेंगे, इधर कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंटल पूरा व्याख्या बताऊंगा मैं इसकी। अभी तो मैंने सिद्धांत बताया, इसका क्या बताया, इसका थ्योरी बताया, और जो इसका एक्सपेरिमेंटल व्याख्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक व्याख्या, वो अब हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ओके भैया।